हमारे संविधान में पूरा का पूरा जो अनुच्छेद है 1 से लेके 395 तक, तो इनको हम पूरा का पूरा याद करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ कुछ बिंदु भी है जिनको स्किप करना जरूरी होगा। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि संघ के नाम के बारे में चर्चा किया गया है कि संघ का नाम क्या होगा। तो अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे याद करना है हमको कि राज्य जब लिखेंगे, राज्य और नए, तो नया कोई भी चीज लेते हैं तो 2 चीज खरीदते हैं यहाँ पर। नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में है। तो नया कोई भी चीज जब लेते हैं आप तो 2 लेते हैं। देखिए 2 का मतलब एक पैंट लेंगे तो एक शर्ट भी लेंगे, तो कुल मिला के कितना हो गया 2। कोई भी आदमी है तो केवल पैंट नहीं लेगा और ना तो कोई मतलब सिंगल शर्ट लेगा तो 2 चीज लेगा, नया 2 चीज लेगा, पैंट और शर्ट। तो अनुच्छेद 2 में क्या है। तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। आप प्रवेश जब लिखिएगा तो ये जो बड़ा स है यहाँ भी 2 बनेगा, ऐसे 2 बनेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश है। ऐसे पूरा का पूरा अनुच्छेद याद करवाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक। अब देखिए आगे अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में हमारा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो भारत में राज्य के नाम, भारत में राज्य के नाम, सीमा, नाम कमा सीमा, सीमा कमा क्षेत्र में परिवर्तन, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ क्या क्या आ रहा है। ये अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो यहाँ एक तो चीज आ रहा है नाम, ये पहला आ रहा है। दूसरा चीज ये सीमा, ये दूसरा आ रहा है। और ये तीसरा चीज क्या है। तो तीसरा है ये क्षेत्र। तो क्या हो गया, नाम आया, सीमा आया, क्षेत्र आया। इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है। तो संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो एक ये हुआ नाम, दूसरा सीमा और तीसरा क्षेत्र, कुल मिला के 3 शब्द आए। तो इसलिए इसका 3 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। ऐसे ही याद करना है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 4 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 4 है हमारा कि 2 और 3। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संविधान संशोधन होगा, ठीक, में जो भी संविधान का संशोधन होगा, उनमें 368 के तहत जो संविधान, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, ये नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है, जो कि कई टीचर नहीं बताते हैं, स्किप करके सीधे निकल जाते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं, अनुच्छेद 4 में ये बात कहा गया है, अनुच्छेद 4 में ये बात कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा, उसे संविधान के संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक। और आप लोग तो जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है। तो संसद के पास है।
अब आगे देखिए, आगे भाग नंबर 2 है। भाग तो 1 था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन था उसका। लेकिन अब भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में हमारा नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। नागरिकता जो कि कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका चर्चा किया गया है। अब देखिए अनुच्छेदों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत के संविधान लागू होने के समय नागरिकता, भारत का जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता किस प्रकार से दिया जा रहा था, उसी के बारे में अनुच्छेद 5 में चर्चा किया गया है, जो कि आप देख भी रहे हैं। अनुच्छेद 5 साफ साफ शब्दों में यही कहता है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसलिए इस समय जो प्रावधान किए गए नागरिकता से संबंधित, उसको अनुच्छेद 5 में रखा गया है। यही चर्चा है। अब देखिए जहां ट्रिक लगेगा वहां जरूर बताएंगे हम अपने दिमाग से। देखिए अब अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में हमारा है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग, जो कि हमारा देश आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो कुछ लोग भारत के जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो पाकिस्तान से वो भारतीय आए, पाकिस्तान चले गए, कुछ दिन रहे, कुछ समय रहे, तो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए भारत में आ गए। तो उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, तो अनुच्छेद 6 में लिखा गया है पाकिस्तान से आने वाले भारतीय, पाकिस्तान से आने वाले लोग कह सकते हैं, आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दिया जाएगा, जो कि क्या हुआ था 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 तक के समय के अंदर चले गए थे और उससे पहले चले आए थे। ठीक, तो उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। सॉरी दोस्तों। अब देखिए आगे अनुच्छेद नंबर 7, पूरा का पूरा करवाएंगे संविधान, बने रहिएगा वीडियो में। अनुच्छेद नंबर 7 क्या है, तो ये भी इसको ट्रिक से बताएंगे। अनुच्छेद 7, इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, देखिए इसमें कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, इसमें भी कहा गया है वही बात, देखिए लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, यहाँ डेट डिफरेंट है, 1947 भारत से पाकिस्तान गए थे, लेकिन 1 मार्च 1947 तक क्या हुआ कि वो लोग भारत में आने भी प्रारंभ कर दिए। तो उनको कैसे नागरिकता दिया जाएगा, तो ये बात क्या कहाँ किया गया है, तो 1900 मतलब कि अनुच्छेद 7 में किया गया है दोस्त, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो हम बता रहे हैं, क्यों स्किप करेंगे, है तो कुछ जानते हुए चले, छोड़ देंगे और वही चीज एग्जाम में पूछ लेगा तो आप भी कहिएगा कि पता नहीं कैसे बताया था कि हम लोग बना भी नहीं पाए। अब देखिए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 इसका भी एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। ये मूल नागरिकों के संबंध में बताता है। मूल नागरिक क्या होते हैं दोस्तों, ये चीज बताता है 8 अनुच्छेद में। तो ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश में रह रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी थी, वो भारतीय मूल की नागरिक थी, जो कि आप लोग जानते हैं। जो कि एक और लोग हैं जो कि इंग्लैंड में वो क्या बोलते हैं बने हैं,
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो भारत के मूल नागरिक कहे जाते हैं। वे ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन उनका मूल रूप से जन्म स्थान मतलब कि उनके माता पिता या फिर किसी का भारत से रहा है, तो उनको मूल नागरिक। देखिए 8 है तो 8 ऐसा एक नंबर होता है, घड़ी में आप लोग देखते हैं 8 एक ऐसा नंबर होता है जो कि इससे हर चीज लिख देता है। ये मिटा दिया तो 1 लिख दिया। 8 एक ऐसी मूल संख्या है जो कि ये बन जाता है, इसे 1 बन गया। अब इसी 8 के माध्यम से 2 भी बन जाता है, और देखिए इसी 8 के माध्यम से 3 भी बन जाता है। हम बता रहे हैं जो चीज वो समझिए, 3 भी बन गया। तो 8 क्या है? 8 एक मूल संख्या है, इससे कोई भी अक्षर बनाया जा सकता है या फिर संख्या बनाया जा सकता है। देखिए 8 को 5 भी बनाया जा सकता है। कैसे? तो ऐसे होगा, ऐसे, हाँ सही। और इसको मिटा दिए तो 8 से देखिए 5 भी बन गया। तो 8 मूल संख्या ऐसी है, 8 एक मूल संख्या हो रही है ना, तो अनुच्छेद 8 में क्या है? तो मूल नागरिकों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि याद हुआ होगा, इतना गहराई से इसको जानने। देखिएगा आप आगे। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 को हम क्या लिख सकते हैं? अनुच्छेद 9 को 3 गुणते 3 लिख सकते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और बोलते हैं कि सटलत गईल, सटलत गईल, तो 3 से 3 है, सट गईल तो चल गईल 9 में। ठीक, तो अनुच्छेद 9 में क्या है? तो दूसरे देश से अगर आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सटलत गईल, वही था ना जो सानिया मिर्जा थी, वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, वो भारत की नागरिकता ही बरकरार रखी थी, जो कि अभी शोएब मलिक ने उनको छोड़ दिया है। खैर जी, दुख की बात है। अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 भी कोई नहीं बताता है, लेकिन हम बताएंगे क्योंकि आ सकता है भाई, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमको पूरा पढ़ना जरूरी है। देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है? तो नागरिक अधिकारों की निरंतरता, निरंतरता, नागरिक अधिकारों की निरंतरता, निरंतरता के बारे में बताया गया है इसमें। नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको कैसे सुचारू रूप से हमेशा मतलब निरंतर समय में उसको बरकरार रखा जाए, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 10 में। तो देखिए यहाँ क्या शब्द है? निरंतर। हम लोग क्या करते हैं कि कभी बचपन में था तो कोई भी व्यक्ति थे तो हम लोग उसे ऐसा एक 10 0 0 0 लगा के नंबर देते थे, और इसमें से क्या बोलते थे कि आप 1 घटाओ, 1 घटाने के लिए बोलते थे लोग। तो क्या करिएगा कि 10 है, मतलब 10 एक ऐसा नंबर था 10 के जैसा 0 0 0, निरंतर लोग हम लोगों को देते रहते थे कि ये वाला घटाओ, ये वाला घटाओ, ये वाला घटाओ, तो कितना आएगा? तो देखिए ये निरंतर काम 0 0 वाला करते थे और 1 घटाने के लिए देते थे। तो 10 में क्या है? तो नागरिकों से संबंधित निरंतरता का अधिकार है इसमें। अब देखिए याद हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आराम आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तो कहीं जा रहे हैं ना तो कहीं भाग रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है? 11, अनुच्छेद 11 हमारा लास्ट अनुच्छेद है नागरिकता का। अब देखिए इसमें है हमारा कि नागरिक संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून जो है वो संसद बनाएगी। संसद बनाती है। ठीक है। देखिए अंतिम में जब सबसे नहीं काम होगा, सब लड़ भिड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि अंत में संसद आई और कानून बना दी कि क्या होगा भैया, नागरिकता से संबंधित कानून हम बनाएंगे, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मूल नागरिक हो,
कोई कह रहा है कि दूसरे देश का मतलब कि लोगे नागरिकता तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो संसद अंत में आया तो अंतिम अनुच्छेद नागरिकता का कौन सा था, तो 11 था, क्योंकि 5 से 11 तक चर्चा है इसका। तो अंत में नागरिक संसद आया तो बोला कि हम क्या करेंगे, तुम लोगों को अब कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि वो कानून बनाएगा संसद नागरिकता से संबंधित। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना, याद हो रहा होगा। अब भाग 3 की चर्चा करते हैं। भाग 3 को तो आप लोग जानते हैं, जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है संविधान का हम लोगों के लिए। तो भाग 3, और भाग 3 का चर्चा कहां से कहां तक है, तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका चर्चा किया गया है। तो देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ राज्य बनाए तो क्या हुआ, राज्य में बनाए तो 21 बन गया, ठीक, लेकिन इसी को जब उलट दिए आप तो 12 हो गया। और देखिए अनुच्छेद 35 में भी इसी का चर्चा है, राज्य के परिभाषा का ही चर्चा है। अनुच्छेद 35 में भी राज्य की परिभाषा की चर्चा है, ठीक, दोनों सेम अनुच्छेद है, लगभग सेम है। तो 12 और 35, तो रा लिखे राज्य जब ना तो 21 बना, इसको उलट दिए अब तो 12 हो गया। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसके अलावा 35 में भी राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 इसमें है हमारा कि कहा गया है अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण से संबंधित, अल्पीकरण और न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे शब्दों की चर्चा है। न्यायिक पुनर्विलोकन, और इसके अलावा जो है वो तलाक ए बिद्दत संबंधी जो प्रावधान था, वो भी तलाक ए बिद्दत लिखते चलते हैं, आप भी लिखते चलिएगा जहां भी होंगे, तलाक ए बिद्दत। तो इन तीनों का प्रावधान है। एक अल्पीकरण, तो देखिए अ बनाए आप है इसे तो क्या बन गया, इसको उलट देंगे आप तो क्या होगा, 13 होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे अ बनाना है, ऐसे अ बना दिए, लेकिन इसको मिटा दीजिए तो 31 हो गया। अब इसी को उलट दीजिए तो 13 हो गया। तो अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, न्यायिक पुनर्विलोकन और तलाक ए बिद्दत जैसी मतलब कि प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 देखना है दोस्तों, अनुच्छेद 14। पहले एक चीज आपको ये बता देते हैं कि समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका चर्चा किया गया है। जिसमें अनुच्छेद, और पूछ लिया जाता है कई बार कि अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल ये 5 अनुच्छेद हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या 5 है इसमें। देखिए गिनिए एक बार, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद हैं, गिन लीजिएगा आप। तो ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 14 में साफ शब्दों में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष, विधि के समक्ष
समक्ष समता, समता या कानून के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, समान संरक्षण की चर्चा है। तो याद तो हो रहा होगा दोस्तों। देखिए, जब कोई भी बात होता है, आप समानता की बात करते हैं, तो आप क्या है कि चादर ओढ़ के बैठे हैं। तो जब चादर ओढ़ के आप बैठे हैं, चाहे चादर कोई जब अतिथि जाता है, आप चादर पे बैठे रहते हैं खटिया वगैरह पे, तो क्या होता है कि आप उसको भी समान रूप से बैठाते हैं कि अरे आप भी आइए, बैठिए, विराजमान कीजिए यहाँ पे। तो उसके साथ भी क्या करते हैं, आप समानता का व्यवहार करते हैं। ठीक, चादर बिछा देते हैं उसके लिए, जिस चादर पे आप बैठते थे उस चादर पे उसको भी बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके अंतर्गत उनके अंदर समानता का व्यवहार देख रहे होते हैं। तो समानता मतलब समता का भी चर्चा है। तो चादर बिछाते हैं, तो चादर से 14 हो जाएगा अनुच्छेद, और समानता से समता भी आप याद रख सकते हैं। विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समान संरक्षण का चर्चा है। तो विधि के समक्ष विधि कहें या कानून कहें, बात एक ही है। अब अनुच्छेद नंबर 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहा गया है इसमें कि मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, और इसके अलावा और कौन सा? धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के अलावा और क्या? जाति, जाति से भी आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ, जो कि संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 है। ये बताता है कि धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना कानूनन मतलब कि अपराध है या फिर जुर्म है। ये चीज बताता है अनुच्छेद 15। अब आप गिनिए, इसको ट्रिक से याद करना है। तो ट्रिक है हमारा, इसमें ट्रिक है कि धर्म में एक शब्द आ रहा है, लिंग में एक और शब्द आ रहा है, दूसरा है, वंश में ये तीसरा शब्द आ रहा है, जन्म स्थान में ये चौथा शब्द आ रहा है, और जाति में ये 5वां शब्द आ रहा है। तो कुल कितने हो गए? तो कुल हो गए 5 शब्द, और 5 से क्या रख सकते हैं याद? आपकी इकाई का अंक यहाँ 5 है, तो 15 हो गया। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव करना कानूनन सही नहीं है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 16 में क्या कहा गया। अनुच्छेद नंबर 16 देखते हैं। लोक नियोजन एवं अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन, लोक नियोजन एवं अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन या अवसर की समानता क्या होता है कि इसको ऐसे याद रख कीजिएगा, ट्रिक भी बताते हैं इसका, मजाक मत कीजिएगा, ठीक है? याद करने का उद्देश्य है। देखिए 16 अनुच्छेद में क्या है, आप याद रखिए कि कोई भी महिला है वो 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है। तो 16 श्रृंगार करती है, तो कोई भी आदमी है वो अवसर का लाभ उठा लेता है। जब कोई महिला होती है वो 16 श्रृंगार करके मतलब कि जाती है कहीं या फिर आती है,
तो कोई अवसर का लाभ उठाता है, अवसर का लाभ उठा लेता है कि भैया हम ट्राई करेंगे तो वो ट्राई करेगा, या फिर ऐसे वैसे करते हैं, जैसे भी करके याद करना है। तो सॉरी दोस्तों, देखिए 16 श्रृंगार करके महिला कहीं जाती है तो अवसर का मतलब कि लाभ उठाना चाहते हैं लोग, अवसर का लोग क्या करते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं। तो लोक नियोजन और अवसर की समानता अनुच्छेद, लोग करते हैं ये काम, तो लोग ये काम करते हैं, तो लोक नियोजन होगा और अवसर रहता है उनको, तो अवसर की समानता ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है। सॉरी, अनुच्छेद नंबर 17, इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनटचेबिलिटी। ठीक, तो देखिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसी भावनाओं का मतलब कि त्याग कीजिए। एक चीज बात बताते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि निचली दलित जाति से आते थे, उन्होंने हमारे समाज के अंदर देखा कि बहुत ही काफी छुआछूत की भावनाएं हैं और लोग एक दूसरे को मानव के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने वो चीज झेला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ठीक से, ऐसा एक मतलब कथन भी प्रचलित है कि स्कूल की बाहर पढ़े थे, तो ये सही बात है। और बहुत ही विद्वान बने, उनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि हम लोग उनके समान तुच्छ व्यक्ति हैं। और उन्होंने जब छुआछूत की भावनाओं को देखा लोगों के बीच, तो अस्पृश्यता के प्रावधान को संविधान के मतलब कि अनुच्छेद 17 में शामिल किए। इस प्रकार कहा जाता है कि अगर आदमी पढ़ा लिखा हो तो किसी लोगों को बातों से जवाब नहीं देता है, बल्कि वो अपने कर्मों से जवाब देता है। और संविधान में ये प्रावधान उन्होंने डालकर अपने कर्मों का परिचय दिया है। और ये चीज हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबान से मत लड़िए, लाठी डंडे से मत लड़िए, आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई से आगे निकल जाइए, और आगे निकल के आप अपना खुद आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, आप पढ़ाई करके भी किसी भी अधिकार को पा सकते हैं। ठीक, तो यही बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें हमें बहुत सी चीजें सिखाती है। तो अस्पृश्यता का अंत है जो कि अनुच्छेद 17 में, इसके लिए कोई ट्रिक ना बन रहा था इसलिए नहीं बता पाए। अब अनुच्छेद 18 में ट्रिक बताएंगे। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए हम लोग जब 18 वर्ष के हो जाते हैं, हम लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, या लड़की जो होती है या लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसको एक उपाधि ऐसी प्राप्त हो जाती है कि वो वोट डालने चली जाती है। मतलब कि कुछ ना कुछ उपाधि उसको ऐसा मिल जाता है कि वो वोट वगैरह देने के लिए चली जाती है। और लड़की जब 18 वर्ष की हो जाती है तो ये एक काम ये भी हो सकता है कि वो नाबालिग नहीं रहती है, उपाधि उसकी नाबालिग अब हट जाती है और वो शादी वगैरह करने के लिए मतलब कि अब हो जाता है, मतलब कि समय हो जाता है उन लोगों का। ये 18 वर्ष हमारे सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और 18 वर्ष एक ऐसा समय है जब हमको मान लीजिए कि कोई नंगा कहता था बचपन में, फकीर कहता था, राड कहता था, ऐसे और भी कुछ शब्द कहते थे लोग। तो 18 वर्ष हो गया, इसका मतलब हम वोट डालने लायक हो गए।
18 वर्ष की लड़की हो गई तो वो अब उसकी शादी करने की भी एज हो गई, उम्र हो गई, तो क्या हुआ कि एक उपाधि का अंत हो गया, एक उपाधि जो थी उसका अंत हो गया। तो उपाधियों का अंत किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 18 में है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, याद हो रहा होगा। आधा से तो ज्यादा हम आपको अनुच्छेद याद करवा ही देंगे, इतना तो कह ही रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 बड़ा है। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 19 के क में क्या है। अनुच्छेद 19 के क है, फिर अनुच्छेद 19 का ख है, फिर अनुच्छेद 19 का ग है, अनुच्छेद यहाँ पे 19 समझिएगा, ठीक, 19 का ये ग है, और फिर अनुच्छेद 19 का ये घड़ी ग है, फिर अनुच्छेद 19 का अंग है जो कि हम बताएंगे क्या है, फिर क्या है अनुच्छेद 19 का चाकू है, इसको हटाया गया है, इसको तो हटाया गया है संविधान संशोधन के तहत। और देखिए अनुच्छेद 19 का चाकू क्या है, तो इन सब की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखिए, हम याद करवाएंगे ये चीज कि इन सब में क्या है, वो चीज याद करवाएंगे। और नहीं याद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे और कहिएगा कि याद नहीं हुआ, तब हम उस चीज पे काम और भी करेंगे, क्योंकि याद करवाने के लिए बहुत हम इस पे काम किए हैं। तो क से कौआ होता है, क से कौआ होता है, और कौआ क्या करता है, तो काव काव बोलता है, काव काव बोलता है कौआ। क से कौआ है और क से काव काव बोलता है, तो 19 के क में बोलने का अधिकार है। क्या हुआ, याद हुआ ना। देखिए अनुच्छेद 19 के क में क से कौआ होता है, और कौआ क्या करता है, काव काव बोलता रहता है, बोलता रहता है, काव काव बोलता रहता है। तो बोलने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 19 के एक क में, ठीक। तो ये हो गया बोलने का अधिकार। और प्रेस या मीडिया में क्या करते हैं लोग, प्रेस या इसी को मीडिया कहते हैं, तो मीडिया में भी लोग क्या करते हैं, तो बोलते रहते हैं। जैसे क से कौआ बोलता रहता है, वैसे ही प्रेस में भी लोग, मीडिया में भी लोग बोलते हैं। तो प्रेस या मीडिया का चर्चा अनुच्छेद 19 एक क में है, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 19 ख में क्या है, तो ख से आप समझिए कि खरगोश, खरगोश, खरगोश या फिर गांव में खरहा शब्द बोलते हैं। तो खरहा को मारने के लिए लोग गांव वाले सब जाते थे, तो हथियार वगैरह में लाठी डंडा कुछ लेके जाते थे। तो हथियार लेके जाते थे, जैसे कि लाठी हो गया, डंडा हो गया, कुदाली हो गया। खरगोश वगैरह खरहा वगैरह को मारने के लिए जाते थे लाठी वगैरह लेके। तो अनुच्छेद 19 के ख में क्या कहा गया है, तो कि बिना हथियार, क्या है लाठी डंडा, तो हथियार है एक प्रकार का, तो बिना हथियार पूर्वक सभा करने का अनुमति देता है अनुच्छेद 19 का एक ख, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 19 का ग क्या कहता है, तो ग से क्या होता है, तो ग से गधा होता है, गधा। और मम्मी पापा या फिर परिजन लोग बोलते हैं कि गधन की संग मत घुमाकर, संग मत घुमाकर, संगे मत घुमाकर, गधन की संगे मत घुमाकर, संगे, हम संगे लिख दे रहे हैं ताकि याद हो जाए, संगे, ठीक। गधन की संगे मत घूमल कर। तो देखिए याद ऐसे कीजिए कि संग बनाने का अधिकार किसमें है, संग बना सकता है कोई भी व्यक्ति, ये चीज अनुच्छेद 19 का ग बताता है, क्योंकि गधा के संगे मत घुमल कर मतलब संगे हो जाएगा, ठीक है। संग मत घुमा कर गधा के, तो 19 का ग कहता है संग बनाने का अधिकार। अब देखिए घड़ी ग, अनुच्छेद 19 का घड़ी ग क्या कहता है, तो घड़ी क्या करती है, जैसे कि घड़ी ग है, इसे
तो घड़ी क्या करती है, तो घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो निरंतर 24 घंटा क्या करती हैं, तो घूमती रहती है। घड़ी जैसे कि 24 घंटा घूमती रहती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 की घड़ी ग में कहा गया है घूमने का अधिकार, मतलब भारत में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, वो चीज घूमने का अधिकार है अनुच्छेद 19 का घड़ी ग, क्योंकि घड़ी घूमती रहती है, घड़ी की सुई घूमती रहती है। घड़ी ऊपर है, नहीं तो हम दिखाते, रुकिए दिखाते हैं, इस चीज को हम दिखाते हैं। देखिए घड़ी क्या हो रही है, तो घड़ी की सुइयां घूम रही है। जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती रहती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 का घड़ी ग में लिखा गया है कि घूमने का अधिकार या भ्रमण करने का अधिकार। ये चीज जीवन भर नहीं भूलेंगे आप, कि एक लड़का था या फिर एक सर थे, वो घड़ी हमको दिखा के याद करवाए थे। ठीक है ना। अब देखिए, रुक जाइए थोड़ा। अब देखिए अंग में क्या है, अनुच्छेद 19 का अंग में क्या है, तो आंगन है। अंग से आंगन समझिए, आंगन। तो आंगन में क्या होता है कि घर के लोग बैठ के भूमि भूमि खरीदने की बात करते हैं। घर के जो परिजन होते हैं वो आंगन में बैठ के क्या करते हैं, तो भूमि वगैरह खरीदने के लिए कहते हैं। तो कहीं भी भूमि खरीद सकते हैं आप भारतवर्ष के भीतर। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज वर्तमान में आप खरीद सकते हैं जी, क्योंकि आंगना में बैठ के लोग उसकी बात करते हैं, आंगना में बैठ के कि भूमि खरीदनी चाहिए। तो मतलब भूमि खरीद के बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 का अंग देता है। अब देखिए क्या है, चाकू च क्या है, तो चाकू च को हटा दिया गया है, यहाँ छाता छ लिखते थे। चाकू च में क्या था, तो ये था अनुच्छेद 19 का च में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जो कि इसे हटा दिया गया और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा से हटाकर क्या किया गया कि अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। इसे यहां से हटा के 300 क में डाल दिया गया। ठीक, याद रखिएगा इसको। संविधान संशोधन हुआ था, उसका चर्चा करेंगे हम जब पढ़ाएंगे आपको संपत्ति का अधिकार। तो देखिए अब 6 में क्या है, अनुच्छेद 19 का 6 ये कहता है हमको कि छाता वगैरह लेके, 6 से छाता, तो छाता वगैरह लेके आप क्या कर सकते हैं, तो छाता लेके देखते हैं कोई आदमी होता है जो कि व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है, तो छाता वगैरह लेके व्यापारी गांव गांव आते रहते हैं। तो 19 के छाता 6 में क्या है, तो भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार देता है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। देखिए एक बार और, अनुच्छेद 19 का छाता 6 क्या है, तो छाता लेके कोई भी आदमी जैसे कि व्यापारी होता है वो क्या करता है, व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है। तो 19 का छाता 6 व्यापार से व्यापार कर सकते हो आप भारत के अंदर कहीं भी। ठीक, अब देखिए ये तो खत्म हुआ, कहे थे कि बड़ा अनुच्छेद है और इसको याद भी करवा दिए। कोई ऐसा भी आदमी हो कि नहीं याद हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन करेंगे कि याद हो आपको, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और अब देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 की बात करें दोस्तों तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 20 में क्या है, तो दोष से संबंधित संरक्षण है, दोष संबंधी संरक्षण किया गया है। दोष सिद्धि सॉरी, दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण किया गया है। तो देखिए कोई भी आदमी होता है घर पे जहर वगैरह या फिर विष वगैरह खा लेता है, विष वगैरह खा लेता है आदमी, तो क्या होता है कि उसको एक दोष लग जाता है, दोष लग जाता है और उसका मतलब कि मृत्यु हो जाता है, तो दोष लग जाता है। जब भी कोई आदमी घर पे विष खा लेता है, विष खा लेता है,
तो वो मरता है तो हम लोगों को दोष लगता है, ठीक। ये चीज होता रहता है, दोष लग जाता है, विष खा के मरता है तो अनुच्छेद 20 से 20 हो गया, और दोष लगता है तो दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण है। अब देखिए इसको एक बार और याद करवाते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण। तो क्या होता है, इसका ट्रिक है कि कोई आदमी विष खा के मर हर जाता है, तो सॉरी, विष खा के मर हर जाता है तो दोष लग जाता है हम लोगों पे, तो दोष सिद्धि से संबंधित अनुच्छेद 20 में है। अब देखिए आगे याद करवाते हैं अनुच्छेद 21। धीरे धीरे हम थकते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, थकना नहीं ना तो हारना है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद भी इसको याद नहीं करवाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। इसको तो याद एकदम घसीट के करवा देंगे, समझिए कि एकदम भोजपुरिया अंदाज में। और आप लोग कहिएगा कि अरे यार आप थे कहाँ ज्ञानी बाबा आप थे कहाँ? हम यहीं पे थे दोस्तों, लेकिन संसाधन के अभाव के कारण वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि कितना मेहनत लगता है। और ठीक है, मेहनत तो जीवन का एक सार है और मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से क्यों भागना, इसीलिए हम भी नहीं भागेंगे। तो सोचे थे कल कि नहीं करवाएंगे पॉलिटी, अब इतने पे रहने देते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि नहीं करवाइए, तो हम कहे कि ठीक है भाई, कोशिश करते हैं हम भी, क्योंकि हमारा भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी करवा रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए 21 दिन कोई भी आप करते हैं अपनी आत्मा के साथ, तो आपका प्राण जो होता है वो सुखी महसूस करता है। 21 दिन आप कोई भी काम करते हैं तो आपका प्राण जो है वो आपको सुखी महसूस करवाता है, या फिर आपके कार्य जो है वो पूरे होते हैं। 21 दिन कोई भी काम आप लगातार करेंगे तो आपका प्राण जो है वो सुखी महसूस करेगा। या फिर ऐसे याद कीजिए कि जब 21 दिन आप किसी चीज के लिए, पीपर वगैरह के लिए पानी देते हैं, तो उसमें से दैत निकलता है और हम लोगों का प्राणे ले लेता है। 21 दिन पानी पीपर वगैरह को देते हैं तो दैत निकलता है और प्राण ले लेता है। तो दैहिक स्वतंत्रता आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 21 दिन में ये सब थोड़ा सा ऐसा मान्यता है कि सफल हो ही जाता है, ठीक। अब देखिए, अरे यार यहाँ पे मिटाना है, स्वतंत्रता का अधिकार बता रहे हैं। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देख नहीं रहे थे, ऊपर नीचे ही देख रहे थे, कोई बात नहीं। देखिए तो ये तो याद ही हो गया। अब अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 हमारा साफ शब्दों में कहता है गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। गिरफ्तारी संबंधी अनुच्छेद 22 लिख देते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। गिरफ्तारी संबंधी, देखिए याद इसको भी करना है। अनुच्छेद 22 जब आप गिरफ्तार शब्द लिखते हो, ध्यान पूर्वक देखिए, जब भी आप गिरफ्तार शब्द लिखते हो तो यहाँ ये र बनाते हो और यहाँ भी ये र बनाते हो, तो यहाँ भी दू बन रहा है, यहाँ भी दू बन रहा है, मिल के 22 हो रहा है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित
प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि याद हो रहा होगा। या फिर एक बात मेरी दिमाग में अपने सोचिए कि जब भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आप लोगों को आता है तो बाइक से आता है, गाड़ी से आता है। और गाड़ी में क्या होता है, तो गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और इस गाड़ी पे 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं। ठीक, गाड़ी पे 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं जिसके 2 पहिए भी होते हैं गाड़ी के, और 2-2 होते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण किए गए हैं, जो कि आप प्रश्न भी उनसे पूछ सकते हैं कि सर, जैसे कि इस बात को बाद में बताएंगे। देखिए, पहले याद करवा लेते हैं। अनुच्छेद 22 के अंदर गिरफ्तारी संबंधित संरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जब आप गिरफ्तार शब्द लिखते हैं तो यहाँ भी र बनाते हैं, यहाँ भी र बनाते हैं, तो 2 र मिल के क्या बना दिए, तो 22 बना दिए। तो अनुच्छेद 22 हो गया। या फिर ऐसे याद कीजिए कि एक बाइक से आते हैं तो उसमें 2 पहिया होता है, पुलिस वाले आते हैं, 2 पहिया होता है, और इस पे कितने लोग होते हैं, तो 2 पुलिस वाले होते हैं। आगे और पीछे 2 पुलिस वाले होते हैं। 2 से ज्यादा बैठोगे तो चालान हो जाएगा। पुलिस वाले हो तो तुम्हारा भी हो जाएगा चालान। अब देखिए, 2 लोग बैठते हैं तो 2-2 होता है, तो 2-2 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्त, अगर हमको जानते होंगे तो हम आपको ये चीज वादा करते हैं कि याद करवा के छोड़ेंगे, और याद हो भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल सा चीज बता रहे हैं। जो हम सबके जीवन में घटित घटनाएं होती है उन सब से जोड़ के मैं बता रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है। मैं किसी का चीट वगैरह लेके नहीं बता रहा कि उनका ट्रिक चुरा लिया फिर इनका ट्रिक चुरा लिया, लेकिन थोड़ी बहुत जो गुरुदेव हैं हमारे लोग, वो बताए हैं इस चीज को, तो हम भी थोड़ा सा बता देते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारा चीज हम अपना जोड़ के बता रहे हैं। ज्ञान तो गुरु का ही होता है, हम लोग तो उनके समान कुछ भी नहीं होते। अब देखिए, अनुच्छेद 23 से 24 तक क्या है, शोषण के शोषण। देखिए, 23 से 24 तक क्या है, तो शोषण। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है, शोषण, शोषण वगैरह कुछ करके है। शोषण से संबंधित कुछ अधिकार हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए अब अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में अब देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब आप समझते हैं? सॉरी सॉरी, बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम, बलात् श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध। कुटीर, कुटीर इसी में है ना? ना, इसमें नहीं। बंधुआ मजदूरी, प्रति निषेध और बंधुआ मजदूरी। क्या हुआ दोस्तों की बात हम बता रहे हैं, बंधुआ मजदूरी। जैसे कि कोई लोग मान लीजिए कि काम करते थे किसी के पास, और क्या हुआ कि उनके पिताजी काम करते थे और कर्जा हो जाता था, और धीरे धीरे बड़े लोग क्या करते थे कि कर्ज और बढ़ाते ही चले जाते थे, और ना तो आप कभी कर्ज से मुक्ति पा पाते, और ना तो कभी आप बंधुआ मजदूरी से भी मुक्त हो पाते। तो ऐसे ही जैसे कि धीरे 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 प्रोसेस ये चीज बढ़ता जा रहा था, तो हमारी सरकारों ने या फिर हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये चीज अपने संविधान में हमारे लागू किए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा में शामिल लोग कितने विद्वान थे और दूरदर्शी थे। तो ये बात है दोस्तों, इस चीज को लगाए, क्योंकि किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी करना या फिर कोई भी बलात् श्रम जैसी घटनाएं, श्रम मतलब काम करने जैसी घटनाएं, थोड़ा सा वो है कि जबरन किसी से काम करवाना, कहीं ना कहीं ये मूल अधिकारों का हनन होता है इससे। इसलिए इस पर प्रतिषेध या फिर रोक लगाया गया।
अब देखिए इसको याद करना है। कोई भी आदमी जब श्रम करता है, श्रम वगैरह करता है, श्रम करता है, जब श्रम करता है तो उसको उम्मीद होती है कि 2 या 3 दिन में हमारा पैसा मिल जाएगी। काम हम कैले बाटी तो हमार 2-3 दिन में पैसा मिली तो मिली, 2-3 दिन में पैसा मिल जाएगी, 2-3 दिन में पैसा हमार मिल जाएगा। तो ऐसे आप 23 को याद रख सकते हैं। ठीक, 2-3 दिन में पैसा मिल जाएगा मतलब कि मिल जाएगा अगर श्रम किए हैं हम तो, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी देखिए अब आगे अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद आ गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कल कारखाने में काम करने वाले बच्चों, जैसे कि देखिए 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक काम जैसे कि उद्योग धंधे, कंपनी वगैरह में लगाते हैं आप, तो आपको अनुच्छेद 24 का हनन करते हैं आप। अगर आप किसी कंपनी में 14 वर्ष से कम बच्चे को लगवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप, और आपको मतलब कि जेल हो सकती है इस मामले में। तो कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं। कारखाना हो गया, जैसे कि कोई उद्योग धंधा हो गया, उसमें भी नहीं लगा सकते। कोई खतरनाक काम हो गया उसमें भी आप नहीं लगवा सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। अब देखिए याद इसको कीजिए कि यहाँ भी अंत में 4 आ रहा है और यहाँ भी अंत में 4 आ रहा है। तो अनुच्छेद 24 में कारखाना मतलब कल कारखाने में काम करवाना मतलब कानूनन जुर्म है, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उससे आप अगर करवाते हैं तो। ठीक है, अब देखिए अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में बताते हैं दोस्त कि आपको क्या है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध्य रूप से मानने का अधिकार, स्वतंत्रता, धर्म को अबाध्य रूप से, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, धर्म को अबाध्य रूप से मान सकते हैं। ठीक है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यदि आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं तो आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं। अगर हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, अगर सिख धर्म को बेटर समझते हैं, अच्छा समझते हैं तो मान सकते हैं, ईसाई धर्म को मान सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सिख और ईसाई, ये कितना हुआ? 1 2 3 4, ठीक 4 हुआ, लेकिन आपको क्या रखना है याद? 5। तो इसमें कौन सा और धर्म जोड़े? तो कौन सा एक धर्म जोड़ दे? तो हम जोड़ देते हैं अगले से एक धर्म, भागवत धर्म मान लीजिए, जोड़ दी भागवत धर्म, भागवत धर्म ऐसे ही जोड़ दिए कि याद करना है इसलिए, और कोई बात नहीं है।
तो हिंदू धर्म एक हो गया, मुस्लिम धर्म दो हो गया, सिख धर्म तीसरा, ये ईसाई धर्म चौथा, और ये भागवत धर्म चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक, तो 5 धर्म मान लेते हैं कि हो गया। तो धर्म को, इन सभी धर्मों को अबाध्य रूप से मानने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे 5 शब्द आ रहे हैं, तो आप 5 से 25 ऐसे अपने मस्तिष्क में कोरिलेट कर सकते हैं कि 5 धर्म बताया था एक लड़का। धर्म तो 4 ही होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन वो लड़का अपने ओर से एक धर्म जोड़ लिया था, भागवत धर्म, भागवत धर्म, और 5 को बना दिया था। और इसलिए हमको 5 से 25 याद करवाया था कि धर्म को अबाध्य रूप से मानने की स्वतंत्रता है। ठीक, और ये अधिकार दिलाता है। अब देखते हैं, याद तो हो ही रहा होगा, अनुच्छेद 26 देखते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं आप? तो जी, पढ़ाई ऐसे कर सकते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अभी नई नई राह दिखाएंगे। अनुच्छेद 26, संसाधनों के अभाव के कारण ही नहीं करवा पाते हैं, नहीं तो अभी तो बहुत सारी चीज है। धार्मिक संप्रदायों के संस्थान की स्थापना। 26, संस्थान, धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान की स्थापना, धार्मिक संस्थान की स्थापना। जैसे आप अपने धर्म की स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत, एवं प्रबंधन, स्थापना एवं प्रबंधन, एक छूट रहा है, प्रबंधन। देखिए, धार्मिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन आप कर सकते हैं, इसका रख रखाव आप कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। और एक इसको ऐसे याद कीजिए कि स्थापना के तहत क्या होता है, कोई भी चीज धर्म से संबंधित है और उसकी स्थापना एवं प्रबंधन करेंगे तो बंधन, तो प्रबंधन को आप बंधन यहाँ समझिए, बंधन इसमें शब्द आ रहा है। और कहीं भी जब हम लोग ट्रेन वगैरह में होते हैं तो छक्का आ जाते हैं, तो छक्का जो कि क्या करते हैं, वो हमारे लिए बंधन खड़ा कर देते हैं, एक बाधा खड़ा कर देते हैं। छक्का ट्रेन में जब आ जाते हैं, छक्का, बुरा मत मानना दोस्तों, याद करवाना है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो हम निकल जाते, नहीं बताते इस चीज को तो आपको भी याद नहीं होता। तो छक्का जब होता है, छक्का जब आ जाते हैं ट्रेन में, तो क्या करते हैं, हम लोग के सामने अब कोई ना कोई बाधा या बंधन उत्पन्न कर देते हैं। बाधा, आपके सामने घटित घटनाएं हुई होगी तो ऐसे नहीं बोलता है कि देना रे बाबा, ऐसे बोलता है ना कि देना, मतलब कि पैसा देना, ऐसे कहा जाता है रे छौड़े, देना पैसा। देखिए, तो छक्का होता है जो कि बाधा या बंधन में डाल देता है, जो धर्म से संबंधित वो भी जुड़ा होता है। तो धार्मिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन, ऐसे 6 छक्का से 19, अरे मतलब छक्का से 26 अनुच्छेद याद रख सकते हैं। ठीक, हमको तो कोई देखेगा घर का तो डांट तो पड़ेगी। अब देखिए आगे क्या क्या बताता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है कि धर्म से संबंधित कोई भी काम है तो उसमें कोई भी अगर चल रहा है मंदिर वगैरह या फिर कुछ भी, उसमें आप टैक्स नहीं देंगे, कर, टैक्स, टैक्स नहीं देंगे। तो देखिए 27 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि धर्म संबंधी कर, टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब मंदिर खोल लीजिए आप, अपने घर पे भगवान शिव या फिर भगवान हनुमान या फिर कोई मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, कुरान का मस्जिद वगैरह हो गया, जैसे कि कुछ ऐसा स्थापना कर लीजिए या फिर खोल लीजिए, तो क्या होगा कि आपको टैक्स नहीं देना है उसके तहत। अल्लाह अकबर बोलिए या फिर क्या बोलते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई,
जय मतलब कि ऐसे याद है ना आपको। तो अनुच्छेद 27 के तहत आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, ये प्रावधान किया है। देखिए टैक्स जब आप लिखते हैं शब्द तो इसमें कितना आ रहा है, तो 1 2 3 3 अक्षर आ रहा है, और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। 3 पर 3 का 3 पर 3 कर दीजिए तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 में सिंपल है भैया, कर नहीं दे सकते हैं आप धर्म से संबंधित। देखिए एक बार और 27 यहाँ है और यहाँ कर का चर्चा है, धर्म से संबंधित कोई भी कार्यों में टैक्स नहीं लिया जाएगा। और टैक्स में ये 3 शब्द आ रहा है, TAX 3 आ रहा है, और 3 का 3 घात कर दीजिए, 3 3 के 9 27। तो अनुच्छेद 27 में क्या है कि कर आप नहीं दे सकते हैं यदि धर्म से संबंधित कोई कार्य है तो। यज्ञ कराइए आप अपने यहाँ, उसके लिए आप कर नहीं देंगे। अगर आप वो भी कराएंगे, क्या बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म में कुबूलनामा या फिर कुछ होता है, तो बोलते हैं सब कि कुबूल है, निकाह कुबूल है कि नहीं। तो लड़का एक बोला था कि एक्सेप्टेड, तो वो बोला था, मौलवी जो था वो बोला था कि मैंने तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजी, जो तू मुझे एक्सेप्टेड बोल रहा है, कबूल है या नहीं ये बोल। तो कबूल है या नहीं है वो आप समझिए, वो आपका मैटर है। अब हम बताते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में क्या है कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या है कि राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित, ध्यान रखिए इसमें, राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो राज्य में शैक्षणिक मतलब धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसे आप बस लिख लीजिए, धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखिए 28 दिन का महिलाओं का जो चक्र होता है, 28 दिन, बुरा नहीं मानना है, याद करना है दिन। देखिए 28 दिन जो कि महिलाओं का जो चक्र होता है, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत उसको मतलब विशेष तौर पर एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। 28 दिनों का जो चक्र होता है उसमें क्या होता है कि देखिए उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा जो दी जाती है, शिक्षा दी जाती है हम लोगों को। इसके लिए 28 दिन का जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें शिक्षा हम लोगों को दी जाती है, जिसमें कि बताया जाता है कि कैसे क्या होता है। तो धर्म की शिक्षा दी जाती है या नहीं दी जाती है वो बात की बात है, यह 28 दिन का कार्यक्रम होता है। तो देखिए धर्म की शिक्षा ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 28 दिन में वो चीज का शिक्षा दिया जाता है। ठीक, और कोई बात बुरा नहीं मानने वाली है, ठीक, क्योंकि सब किताबों में लोग पढ़ते हैं, हम भी किताबों से ही जाने हैं। और किताबें, ऐसा कहा जाता है कि किताबें ईश्वर का ही एक दूसरा रूप होती है। और देखिए अब क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा, शिक्षा एवं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 30, 29 और 30 में दिया गया है इसका चर्चा। देखिए अनुच्छेद 29 को पढ़ते हैं, इसमें क्या है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों
का संरक्षण। अब देखिए, जैसे कि कोई भी अल्पसंख्यक आदमी है, जैसे कि मान लीजिए कि नागा है, कोई नागा बाबा आगे, वो समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक है, और नागा आ गया नंगा पुंगा, तो क्या होगा, वो उसको आप भगा नहीं सकते हो, उसका अधिकार है कि वो यहाँ भी रह सकता है या फिर भारत के जाके किसी भी कोने में रह सकता है। आपको मतलब कि हैसियत नहीं कि आप उसको भगा दें। ठीक है, तो गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, तो नागा जैसे कि आ गया, वो भी अल्पसंख्यक मान लीजिए है, तो उसके हित का संरक्षण है, संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 29, या फिर और भी कुछ है, तो 29 है। और अनुच्छेद 30 को देखेंगे, इसमें कुछ बन कहाँ रहा है, ट्रिक नहीं बन रहा है, समझिए ऐसे। तो बनता तो हम जरूर बताते, लेकिन इसमें याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है, जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अभी हम बीएड का पेपर दिए थे, अभी आपको दिखा रहे हैं, अभी बीएड का पेपर दिए थे, उसमें भी अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में आया था परीक्षा में, जो कि हम दिखा रहे हैं बढ़िया से आपको, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि। अब देखिए, इन सब परीक्षाओं को बीएड तक को नहीं छोड़ रहा है ये अनुच्छेद, तो मतलब कि परीक्षाओं की दृष्टि से तो और भी चीजें, मतलब कि देखिए ये चीज यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है VI6 वाला, देखिए 29 और 30 है, अनुच्छेद 29 और 30 दिया हुआ है, जो कि पूछा गया था हमारे एग्जाम में। तो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा ही पूछा जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 30 में बताएंगे आपको ट्रिक। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में क्या है हमारा, तो अल्पसंख्यकों के संस्थानों का स्थापना, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 30 के तहत की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो अ बनाए ऐसे, तो 3 बना, और यहाँ पे क्या बना ऐसे 0, ऐसे 1 बना, इसमें ए अ हो गया, यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, इसको हटा दिए, तो ये कहीं ना कहीं 30 बन गया। ठीक, तो अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक। अब देखिए संस्थान, यहाँ पे अ बनाए तो ये 3 बन रहा था, अ बनाए आप तो ये 3 बन रहा था, लेकिन यहाँ संस्थान, किसी भी स्थान पर रहेंगे आप तो गोल मटोल होके बैठेंगे, गोल मटोल होके या प्लास्टी मार के बैठेंगे तो गोल हो जाएंगे आप, और 3 अल्पसंख्यक लिखेंगे तो पहले अ बनाएंगे तो उसमें 3 बन जाएगा, और जब संस्थानों के पास बैठेंगे तो 0 मतलब गोल मटोल बन के बैठेंगे, तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना या खोल सकते हैं। अगर कोई नागा बाबा है या फिर कोई भी बाबा है तो अपने अल्पसंख्यक से संबंधित संस्थान को खोल सकता है। ठीक, ये था अनुच्छेद नंबर 30। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 31। अनुच्छेद 31 में क्या है, अनुच्छेद 31, तो इसको पहले हटाते हैं। अनुच्छेद 31 में दोस्तों क्या था कि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, अधिकार था बोल रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब अब है नहीं, अधिकार था, जो कि अब इसे हटा दिया गया है। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1944वां संविधान 19
1978 हुआ था। इसको भी याद करवाएंगे। 4 और 4 जब आप जोड़ेंगे तो ये 8 होगा। ठीक, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार के श्रेणी से। और क्या किया गया इसका, तो भाग 12 के 300 क में डाल दिया गया। इसे भाग 12 के 300 क में एक कानूनी अधिकार बनाकर इसको डाल दिया गया, जो कि पूछा भी जाता है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार या फिर कानूनी अधिकार रहा हम लोगों का। क्योंकि क्या होता था कि जब भी ये मूल अधिकार होता था तो आप मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते आप किसी का। तो मतलब किसी का घर वगैरह होता था और सरकार का मतलब रोड चाहिए ऐसे, तो वो बोलता था कि मेरा तो घर पड़ रहा है वो रास्ते में, तो हम तो नहीं हटेंगे, ये हमारा मूल अधिकार है, इसको तुम नहीं हनन कर सकते हो। तो हटते नहीं थे, इसलिए सरकार ने या फिर संसद ने कानून बनाया और 44वां संविधान संशोधन 1978 करते हुए अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को हटाकर भाग 12 में डाल दिया गया 300 क में। अनुच्छेद 300 क में, सॉरी। अब देखिए आगे अनुच्छेद, ये तो याद ही हो गया होगा, 31 याद हो गया ना, ये तो हट गया है। अब अनुच्छेद 32 बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 32 के तहत यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 इसको क्या कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में ये चीज प्रावधान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया हुआ है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को क्या कहे थे, तो नोट दे के ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। हजारों बार ये पूछा गया है प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहे हैं कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो न्यायालय है भारतवर्ष के भीतर, आप उसमें जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं, कि आपके अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली जा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज था जो कि आपको बताना था। 32 था। अब देखिए इसको याद करना है, हम लोगों के दांत कितने होते हैं, तो हम लोगों के दांत होते हैं, ऐसा माना जाता है कि दांतों की संख्या टोटल 32 होता है। दांत जो होते हैं वो 32 दांत होते हैं। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होंगे तो जब आपको आत्मा परेशान करेगी तो आपके 32 दांत कटकटाने लगेगा। 32 दांत जो होगा वो कटकटाने लगेगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए उपचार करेगा कोई भी आदमी आपका उपचार करेगा दांत से संबंधित करने लगिएगा। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब आदमी करता है तो 32 गो दांतों सब कांप उप जाते हैं। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद नंबर 33 की।
33, 34, 35 3 गो अनुच्छेद और बचा है ना, और उसके बाद और भी बताना है। थक तो चुके ही हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद नंबर 33 में क्या कहा गया है दोस्तों, जो कि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो सशस्त्र बल से संबंधित है। देखिए सशस्त्र बल, सशस्त्र, सशस्त्र बल और क्या है अनुच्छेद 33 में के अंदर, तो सशस्त्र बल, पुलिस बल, लिखते चलते हैं नहीं तो कहिएगा कि बाद में छोड़ रहा है। पुलिस बल, सशस्त्र बल, पुलिस बल, जैसे कि और क्या है इसमें प्रावधान, तो सुरक्षा बल, अनुशासन संसद द्वारा प्रतिबंधित, संसद द्वारा प्रतिबंधित, प्रतिबंधित। देखिए जब भी कभी ऐसा होता है कि सेना जो होती है वो कुछ दंड देती है, जैसे कि मिलिट्री वाले जो होते हैं उनमें ऐसे दे दिया जाता है कि लो लेके अब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है इसको, मतलब कि जब तक कि 5-6 चक्कर पूरा नहीं हो जाएगा तुमको आराम नहीं करना है, कुछ आदेश दे दिया जाता है। या फिर कुछ कई बार तो मिलिट्री वाले लोग डंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि कप्तान वगैरह होते हैं। तो उस दौरान आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे तो मूल अधिकार हनन हो रहे हैं, मेरे तो मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकार की अवधारणा है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की अवधारणा है 12 से 35, इनमें से हमारा ये अनुच्छेद नंबर 33। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम 32 अनुच्छेद के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि सशस्त्र बल, पुलिस बल या संसद इन पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक ये चीज है। तो आपको मारेगी पीटेगी, मतलब कि आर्मी थोड़ा सा बहुत मतलब कि दंड भी देगी, तो आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा पाएंगे, यही चीज है। क्योंकि उनका सेना का भी एक न्यायालय होता है, उसमें उन लोगों का फैसला होता है, अलग से होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि सेना का न्यायालय है वो दूसरा न्यायालय है, हम लोगों से थोड़ा सा ये हट के है। ठीक जैसे कि हम लोग थाने पर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को जैसे कि कोर्ट के संबंधित सेना उन सब में जैसे कि सेना है, सेना है तो सेना के ही लोग होंगे, सेना के ही लोग होंगे, यहाँ के पुलिस नहीं होंगे, उसमें सेना के ही लोग होते, जैसे कि बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं और वही न्याय करते हैं उनका, जिनको बोला जाता है क्या, सेना न्यायालय बोला जाता है, कोर्ट मार्शल कोर्ट मार्शल भी बोला जाता है। ठीक तो उन लोगों का एक मार्शल आर्ट भी होता है। देखिए अब अनुच्छेद वो सब बातें बनाने के लिए तो बहुत है। सैन्य कानून या दंडादेश, अनुच्छेद 34 में है सैन्य कानून। उसमें लग रहा है दोस्त कि थोड़ा सा गलत हो गया क्या, लेकिन गलत नहीं है, सही सही लिखा है। अनुच्छेद 33 में क्या है, तो सशस्त्र बल है, पुलिस बल है और संसद द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 33 तो बिल्कुल भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या है, तो सैन्य कानून, सैन्य कानून, सैन्य कानून और दंडादेश जैसी स्थिति को बताया गया है। दंडादेश
संसद, दंडादेश। सेना कानून बना सकती है, हम सब व्यक्ति जैसे कि आर्मी में है या फिर कोई सरकार का अन्य सेवा में नियुक्त है तो उन पर कानून बना सकती है और हमारे लिए दंडादेश पारित भी कर सकती है। ठीक, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा है, ये एकदम ही नहीं पूछा जाता, लेकिन आया तो बता दिए, इसमें क्या है। अब अनुच्छेद 35 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 35, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों के प्रति संसद कानून और मतलब कि मजबूत तरीके से बना सकती है, जो कि हम पीछे बता रहे थे जब भाग तीन तो 12 से अनुच्छेद 35 तक बताए, अनुच्छेद 12 से 35 बता रहे थे, तो हम गलती से बता दिए थे कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 35 में भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन नहीं, अनुच्छेद जो 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम पीछे गलत बता दिए थे, लेकिन ध्यान आया कि अरे हमने तो वो चीज बता दिया, अब यहाँ आया है। देखिए अनुच्छेद 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित संसद और मजबूत कानून बना सकती है, संसद और मजबूत कानून बना सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए 3-5 है, यहाँ 3-5 है, और अधिकार की बात हो रही है, मौलिक अधिकार और संसद। तो संसद कोई भी आदमी 3-5 करेगा तो मौलिक अधिकार से संबंधित संसद जो है वो कठोर काम करेगी, ठीक, तो कानून बना देगी। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि कोई भी आदमी है वो 3-5 अगर ज्यादा करेगा तो मौलिक अधिकार से संबंधित संसद कानून मतलब बढ़िया तरीके से बना सकती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं भाग 4, क्योंकि भाग 3 तो यहीं तक था, अब भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे डीपीएसपी बोला जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो ये कितना शब्द है, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 गो आ रहा है ये अक्षर, तो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, जिसको मतलब कि बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने इसे कहां से लिया गया है, आयरलैंड ने इसे स्पेन से अपने संविधान में लिया है। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड देश से, लेकिन आयरलैंड ने अपने देश में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया था, तो स्पेन से लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा बात। एक मतलब कि आप लोग सुने होंगे उनका नाम, लॉर्ड लिनलिथगो का नाम, लॉर्ड लिनलिथगो ने ही सिफारिश किया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935, अंदर तक चलते हैं थोड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसी की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, इसी की अनुशंसा पर भारत शासन अधिनियम
1935 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था संविधान में, जो कि आज हमारे भाग 4 में जोड़ा गया है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया है। 1935 में तो लाया था, इस चीज को शामिल करवाया था लिथगो ने, लेकिन डीपीएसपी में मतलब कि भाग 4 में संविधान के निर्माताओं ने किया, मतलब संविधान सभा ने। अब देखिए, ये तो हो गया। अब अनुच्छेद 36 देखते हैं, थोड़ा सा बताने लगी ना। अब अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य की परिभाषा है। परिभाषा। और अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 में आप लोगों को बताए हैं कि ये तो बताए थे कि संसद जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित और थोड़ा कठोर कानून बना सकती है। 36 में है राज्य की परिभाषा। भाग 4 का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये बात भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। तो 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 12 में बताए थे आपको, वहां 35 बता दिए थे गलती से, लेकिन देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है, ठीक कर लीजिएगा उसे। तो 12 में भी राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा दोनों लगभग सेम अनुच्छेद है, जो कि है। देखिए 12 का 3 गुना कितना होता है, तो 36 होता है। 12 से कटने वाला है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 37 में क्या है। अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 37 में साफ शब्दों में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय, हम लिख दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। चलिए न्यायालय लिख देते हैं। न्यायालय में बाध्य नहीं होगा, में बाध्य नहीं होगा। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, बाध्य नहीं होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करना है कि 37 है और न्यायालय में बाध्य नहीं हो सकता राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए न्यायालय को हम यहाँ लिख दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और यहाँ है 37। तो देखिए 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय, 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय, 100 से 37, 100 से 37 और 100 से सर्वोच्च न्यायालय ये दिया है। तो मतलब न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होगा। आप इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 37 कहता है। 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय, 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय, 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय, 100 से 37, 100 से सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 37 के तहत कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, क्या है इसमें। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित, लोक कल्याण से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है कि 38 में लोक कल्याण से संबंधित
मतलब किया गया है प्रावधान। देखिए 38 को हिंदी में लिखिए ती 38 लिख दिए और यहाँ लिख दिए लोक कल्याण। लोक कल्याण लिखा है तो देखिए 38 में ये ड़ आ रहा है और यहाँ भी ये ड़ आ रहा है तो अनुच्छेद 38 में क्या है तो लोक कल्याण। और देखिए इसमें 38 शब्द में क्या है तो अड़ आ रहा है 38 ड़ आ रहा है, यहाँ भी लोक कल्याण में ड़ आ रहा है तो दोनों सेम सेम मिल रहा है। तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए अनुच्छेद 39 में क्या है। अनुच्छेद 39 देखते हैं, याद तो हो ही रहा होगा दोस्तों। अनुच्छेद 39 नजर से नजर मिला के कहिए कि याद हो रहा है, क्योंकि इतना आराम आराम से बता रहे हैं। भागते हो आप पैसों के पीछे, कई कई एकेडमियों में लूट लिए जाते हो आप, लेकिन यहाँ फ्री में बता रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखिए अनुच्छेद 39 में क्या है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि पुरुष या महिलाओं को सामान्य कार्य का अवसर, सामान्य कार्य का अवसर। देखिए 39 में कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को जैसे कि कुछ प्रावधान, पुरुष और महिलाओं को जैसे कि कुछ जैसे कि प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत। लेकिन हम बताते हैं अब इसका क्लाउज जो है उसमें क्या क्या कहा गया है, ये नहीं पूछता है, उसका क्लाउज नंबर पूछता है कि उसमें क्या क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 39 का ए में क्या है। अनुच्छेद 39 का ए ये क्या कहता है तो इसमें कहा गया है कि पूर्व, नहीं ये वाला तो नहीं, 39 इसमें क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। देखिए अनुच्छेद 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता है कि जो कि कानूनी सहायता है वो आपसे मतलब कि फ्री में रहेगी, मतलब निःशुल्क रहेगी आपके लिए। जैसे कि 112 नंबर की संस्था है, ये निःशुल्क है हमारे लिए, ये सब किताबों में निःशुल्क है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि 112 नंबर आएगी तो बिना लिए हुए कुछ नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब बस किताबों में है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 39 का बी में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39 का बी तो नहीं, अनुच्छेद 39 का सी देखते हैं क्योंकि हमको क्लियर नहीं था अनुच्छेद 39 का। अब सी देखते हैं इसमें क्या है। तो सी में कहा गया है अनुच्छेद 39 का सी, ये भी नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का डी देखते हैं क्योंकि यही पूछा गया है और यही सब लोग बताते हैं तो हम भी बता रहे हैं। अनुच्छेद 39 का डी, इसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। डी, पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, के लिए समान वेतन। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। तो डी से दोनों, डी आ रहा है यहाँ और डी यहाँ, दो लोग आ रहे हैं और यहाँ जब वेतन देंगे आप तो दोनों लोगों को समान देंगे, समान समान रूप से देंगे वेतन। कब? डी से दोनों, डी से दोनों, डी से दोनों। लेकिन तीनों यहाँ पे कौन है? तीनों, तीनों का मतलब 3 और 9,
तीनों या दोनों को समान वेतन देंगे, समान वेतन देंगे। और पुरुष और स्त्री कितने आ रहे हैं, तो दो, दो का मतलब डी, डी का मतलब देना, देना, डी का मतलब देना, वेतन देना, समान समान वेतन देना। ठीक, तो 39 डी कहता है समान कार्य के लिए पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 40 महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40, इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत से संबंधित उल्लेख है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत देखिए, ग्राम पंचायत है, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के विचारों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत है। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, 5 है और 4 है। यहाँ पंचायत में ये 5 है और ये 4 है। ठीक, इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 चौके 20 और 20 का दुना कितना होगा, 20 का दुना कितना होगा, तो 40 होगा। क्यों दो का गुणा किए, क्योंकि गांधी, गांधी शब्द में 2 अक्षर आ रहा है। देखिए पंचायत लिख दिए हम तो 5 हो गया, फिर ये 4 से 4 हो गया, और इन दोनों का गुणा किए तो कितना आया, 20 आ गया। और गांधी शब्द में कितना अक्षर है, तो एगो ई एगो ई, 2 अक्षर है, तो यहाँ 2 का और गुणा कर दिए तो 20 दूनी के 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब देखिए अनुच्छेद 41 में क्या है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि सरकार जैसे कि क्या करती है कि जैसे कोई परिजन है, कोई मतलब कि सरकारी काम करता है, जैसे कि किसी का निधन हो जाता है सरकारी पद पर रहते हुए, तो कुछ दशा में मतलब कि वो थोड़ा सा कुछ प्रावधान करती है कि उसके बेटे या परिजन को नौकरी मिल जाता है, तो अनुच्छेद 41 के तहत होता है। अब देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। मानवोचित, मानवोचित दशा में, दशा में प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। जैसे कि क्या होता है दोस्तों कि कोई महिला होती हैं और जैसे कि सरकारी नौकरी कर रही हैं और उनको प्रेगनेंसी का मतलब कि बच्चा पेट में अगर रहता है तो उनके लिए छुट्टी प्रदान किया जाता है, उसी को मानवोचित दशा बोला गया है। यहाँ पे उनके लिए छुट्टियां दी जाती है, उनके लिए प्रसूति सहायता दिया जाता है। तो इस चीज का अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है। इसका ट्रिक तो है, लेकिन चलिए हम बाद में बता देंगे। अब देखिए अनुच्छेद 43 में क्या है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या है, तो कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, जैसे कि कुटीर उद्योग मजदूरी, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग देखिए का भी उल्लेख है। तो कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मजदूरी कोई भी कब करने चल जाती है, वो तिरिया चरित्र पढ़ा के चली जाती है। ये ट्रिक है इसका कि तिरिया चरित्र पढ़ाई, तिरिया चरित्र पढ़ाई, तो इससे हो गया 43
और पढ़ा के मजदूरी करने के लिए चली गई चुपचाप से। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि तिरिया चरित्र पढ़ा के मजदूरी करने चुपचाप चली गई थी। तो अनुच्छेद 43 में कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी जैसे कुटीर उद्योग की मतलब की संकल्पना इसमें निहित है। अब देखिए अनुच्छेद 44 में क्या है, अभी नहीं, अनुच्छेद 43 का ए भी है। 43 का ए देख लेते हैं। अनुच्छेद जो कि पूछा जाता है, अनुच्छेद 43 का ए। तो अनुच्छेद 43 के ए में कहा गया है दोस्तों कि कर्मकारों की सहभागिता उद्योगों में प्रबंधन, कर्मकारों की सहभागिता एवं उद्योगों में प्रबंधन का इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 43 का बी बी, इसमें क्या कहा गया है, तो सहकारी समिति का प्रावधान, सहकारी समिति का प्रावधान, इसको तो बताए ही थे कि देखिए 43 है और बी है, तो तिरिया चरित्र कौन पढ़ा दिया, तिरिया चरित्र कौन पढ़ा दिया, इससे 43 हो गया। और आपकी वो बीबी थी, तो अनुच्छेद 43 का बी हो गया। और सहकारी मतलब सहक गई, सहकारी समिति मतलब कि सहक गई, और तिरिया चरित्र पढ़ा दी, आपकी बीबी पढ़ाई और सहक गई, इससे सहकारी समिति हो जाएगा। तो अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है, ऐसे याद रखना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान सिविल संहिता है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। अब देखिए इसको याद करना है कैसे, तो ये चीज जो है 4 है, ये क्या है, समान है, 4 है, ये समान है, 4 और 4 ये दोनों भी है, ये समान है। तो समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। और देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन था, तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट में लिख लीजिएगा, नोट, सबसे पहले लगाया था गोवा, गोवा लगाने वाला प्रथम राज्य था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन लगाया है, वर्तमान में समान सिविल संहिता को लगाया है उत्तराखंड, उत्तराखंड ने अपने यहाँ लगा दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, समान सिविल संहिता था तो 4 ये समान आ रहा है, इसलिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, देखिए इसमें क्या है 45 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, बालकों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है। जैसे कि इसी के अंतर्गत कौन आता है, तो आंगनवाड़ी आता है, आंगनवाड़ी। एक गाना भी आया था, आंगनवाड़ी रे देलस घरवा बिगाड़ी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए आंगनवाड़ी जो है इसमें कौन कौन बच्चे आते हैं पढ़ने, तो जैसे कि होता है पातर पातर बच्चे पढ़ने आते हैं, ये ट्रिक है, पातर बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने आते हैं। तो पातर से 45 हो जाएगा, पातर बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं आंगनबाड़ी में,
तो पातर पातर आते हैं, तो पातर पातर से 45 हो गया, और बालक होते हैं छोटे छोटे होते हैं पातर पातर, तो अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आंगनवाड़ी वाली देहलस घरवा बिगाड़ी, ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद, एक अनुच्छेद लग रहा है कि छूटा है, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क जो है वो भी शिक्षा से संबंधित है। ये 21 क लग रहा है हम कि पढ़ाते वक्त छोड़ दिए, लेकिन ये चीज शिक्षा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। 45 से ही लिया गया था, इसको बता रहे थे तो अब याद आया है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ये चीज पूछा जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में SC ST से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, SC ST से संबंधित। तो आप एक चीज याद कीजिए कि SC और ST में जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे जाति के लोग होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत है, सभी लोग एक समान है। ठीक, SC ST में छोटे लोग मानते हैं, और उनको देख के पहले के लोग कहते थे, इसका ट्रिक है याद करने का, ट्रिक कि SC ST मतलब अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोगों को देख के कहते थे छी 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 छी, बोलते थे कि छी छी हम उनकरा में सट गए, हाँ उ तो हाई जात करना, छोट जात का SC या ST। देखिए छी छी बोलता है आदमी तो क्या हो गया, छी छी से ये 6 आ रहा है, इससे 46 याद रख सकते हैं कि SC और ST से संबंधित प्रावधान कि छी छी बोलते थे लोग देख के छोटे लोगों को, तो अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान किया गया है। किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, प्रश्नों को याद करवाना है और अनुच्छेदों को याद करवाना है। सब लोग एक समान है, सब मानव ही है, और सब लोग होमोसेपियंस के वंशज हैं, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में क्या है, तो प्राथमिक कर्तव्य पोषाहार, अनुच्छेद 47 में क्या है, तो प्राथमिक कर्तव्य पोषाहार जीवन लोक स्वास्थ्य, पोषाहार जैसे शब्दों की चर्चा है, पोषाहार, इसका मतलब क्या है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों को, जैसे कि शराब वगैरह हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई, उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, तो जैसे कि शराब की बंदी है, शराब की बंदी राज्य अपने किस अनुच्छेद का प्रयोग करके करता है, शराब बंदी, यहाँ पे है शराब बंदी, तो अनुच्छेद 47 का प्रयोग करके शराब की बंदी किया जाता है। ऐसे याद कीजिए कि 100 से 47, 100 से शराब, 100 से 47, 100 से 47, 100 से 7, 100 से शराब। शराब जब आदमी पी लेता है तो अपनी बंदी को परेशान करता है, और साथ में उसको भी परेशान करता है, साथ साथ उसको भी परेशान करता है शराबी। ठीक, तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार जैसे कि शराब बंदी लगा सकते हैं, ये सब प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है, ठीक है ना सर। अब देखिए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन जैसे बातें कही गई है। तो यहाँ देखिए अड़तिया जो होते हैं, 48 हम बताते हैं इसको कैसे, और अड़तिया, अड़तिया जो कि होते हैं बेचने वाले, अड़तिया जो कि कृषि से संबंधित कुछ जो उनके पास जाता है, या फिर पशुपालन वगैरह करते रहते हैं, तो अड़तिया के पास जाता है वो सब कृषि का सामान, जैसे कि आम हो गया,
आम तो मान लीजिए फल हो गया, लेकिन कुछ अड़तिया के पास जाता है तो कृषि और पशुपालन ऐसे याद रख सकते हैं, अड़तिया से 48 हो जाएगा। अब देखते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है, और अनुच्छेद 48 का ए किससे संबंधित है? तो 48 का ए पर्यावरण, अनुच्छेद 48 का ए जो है वो पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है वो कहता है कि राज्य अपने स्मारक जैसे कि हैं, जैसे कि लाल किला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ताजमहल है, राज्य अपने यहाँ के स्मारकों की रक्षा करेगा, ये अनुच्छेद 49 कहता है। और अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सॉरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो देखिए इसको याद कीजिएगा, मतलब इस प्रकार से कार्यपालिका शब्द आ रहा है, इसमें भी पालिका है, और इसमें न्यायपालिका आ रहा है, इसमें भी पालिका है। तो ये 50 और ये 50 100 मिलके होने चाहिए, 50-50 है, 50-50। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 51 में क्या है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, विदेश नीति। अनुच्छेद 51 में कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति, और अनुच्छेद 51 ही बताता है हम लोगों को कि विदेश नीति भारत की कैसी होगी। तो विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसी बातें, अंतरराष्ट्रीय शांति जैसी बातें इसमें देखने को मिलती है, एक अनुच्छेद 51 के तहत। अब आगे का भाग कौन सा है? तो अभी नहीं, अभी तो मूल कर्तव्य देखना है।